हमारे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन में ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। हेलो प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपका शिक्षा सुगम में हृदय से स्वागत है। आज के इस इस्माइल विज्ञान होमवर्क सॉल्यूशन में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण भाग 2 का समाधान करेंगे। इसमें लगभग 12 के आसपास प्रश्न हैं और हम प्रत्येक प्रश्न को एक एक लेकर के विस्तार से उसका समाधान करेंगे। उससे रिलेटेड जो बातें होंगी उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी वेबसाइट है salasugam.com, www.salasugam.com। यहाँ पर आपको हर एक अध्ययन सामग्री और शिक्षकों से संबंधित आवश्यक सामग्री यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। तो आप इसे विजिट कर सकते हैं, गूगल में या क्रोम में सर्च कर सकते हैं www.salasugam.com। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी जानकारियाँ हैं। आप यहाँ ऊपर मेन्यू में आएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है आपके लिए, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक और वेबसाइट है, आप देख सकते हैं shop.salasugam। तो यहाँ आपको उपयोगी जो नोट्स हैं वो आपको पेड में मिलेंगे। ये हमारी टीम के कई सारे सदस्य हैं वो लिखते हैं और यहाँ और भी हैं। इस प्रकार डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं। ये कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए हिंदी लेखन संबंधित एक किताब है जो हमारे साथियों द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, इस प्रकार का खूब सारा यहाँ कलेक्शन है और धीरे धीरे और भी कलेक्शन आ रहे हैं। इसके अलावा आप हमारी salasugam.store पर भी जा सकते हैं। ये हमारी व्हाट्सअप दुकान है जहाँ से आप उपयोगी सामग्री है वो परचेज कर सकते हैं। रोजगार संबंधी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट getbestjob.com को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपयोगी सामग्री है रोजगार से संबंधित और विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं से संबंधित। तो चलिए, इन सभी का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज हम बात करते हैं कि क्या गृह कार्य हमें मिला है। तो गृह कार्य कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अपने शिक्षक के साथ साझा करना है जैसा कि इसमें बताया गया है। तो पहला ही प्रश्न है कि वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण दहन संभव होता है। तो प्रश्न है कि वायुमंडल में किस गैस के कारण वस्तुओं का दहन संभव होता है। तो वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल के कण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन है वो ज्वलन में सहायक है और श्वसन में सहायक है। ठीक है, किसी भी वस्तु को जलाने में ऑक्सीजन सहायक है। इसका आप प्रयोग भी कर सकते हैं। मोमबत्ती या जलते हुए दिए को किसी बड़े कांच के जग या पात्र से आप ढक कर रखते हैं तो ऐसा करने पर कुछ ही देर में मोमबत्ती या दिया होता है वो बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि कांच के पात्र के अंदर की जो वायु होती है वो कुछ समय तक उपस्थित रहती है और उसके बाद में वो समाप्त हो जाती है और जैसे ही ऑक्सीजन समाप्त होती है वो दिया या मोमबत्ती है वो बुझ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साग सब्जियां या जिन्हें हम वनस्पति द्रव्य भी कहते हैं, ये इनको अगर विघटित करके कंपोस्ट बनाते हैं तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है और ये कौन सी अभिक्रिया बनती है, क्यों बनती है। तो इस अभिक्रिया का नाम तो रहेगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया के जो मिश्रण बनता है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है और जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ मिश्रण गर्म होता है, ठीक है ना, तो ऊष्मा अगर उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ क्षेपण का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। ठीक है, तो इसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बनाना है वो क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसमें पूछा है कि इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऊष्मा है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये इसका एक सीधा सा जवाब हो गया। हमारा अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगने से बनने वाले पदार्थ का क्या नाम है। जैसे आपने देखा होगा कई सारी लोहे की एंगल्स वगैरह होती है और उनके ऊपर वो है जो जंग लग जाता है, तो उस जंग को हम क्या कहते हैं। देखिए, किसी भी धातु या लोहे आदि पर जंग लगना या संक्षारण, ये जंग लगना है संक्षारण कहलाता है ना, एक प्राकृतिक क्रिया है या घटना है। संक्षारण के कारण धातु या अन्य पदार्थों या यौगिकों जैसे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है या सल्फाइड आदि में ये परिवर्तित हो जाते हैं। लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और ये कई सारे एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो आयरन है वो किस में बदल जाता है, आयरन ऑक्साइड। तो बनने वाला पदार्थ का नाम क्या रहेगा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद क्या हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं और इन्हें रासायनिक अभिक्रिया में कहाँ लिखा जाता है।
तो रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंत्यक्रिया करते हैं या इंटरेक्शन करके बदल जाते हैं, किसमें? उत्पाद में, प्रोडक्शन में। तो एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ उसमें क्या होते हैं? बनते हैं। ठीक है, तो एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रियाएं करते हैं और एक अलग पदार्थ में बदल जाते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं या रिएक्टेंट्स कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभिक्रिया करने वाले पदार्थ रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट या उत्पाद। देखिए, आपने रिएक्शन देखी होगी, इस एरो के इधर जो होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट और इधर वालों को हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है ना? तो लेवेसियर के समय से ही ये ज्ञात है कि रासायनिक अभिक्रिया बिना किसी मापने योग्य द्रव्यमान में परिवर्तित होती है। द्रव्यमान परिवर्तन है वो अत्यंत कम होता है, उसकी जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, जिसे मापना कठिन होता है, हम उसको मेजर नहीं कर पाते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। किसने दिया था ये आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रश्न में तो ये नहीं पूछा है, लेकिन अगर आप आगे बड़ी कंपटीशन को फाइट करने जा रहे हैं तो इसका ख्याल रखना है। अर्थात क्या होगा इसका कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान नष्ट होता है और न ही बनता है। ठीक है, केवल पदार्थ का परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में जो समता चिन्ह होता है या बराबर का निशान होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अब आजकल क्या करते हैं, इसकी जगह एरो का यूज करते हैं। ठीक है, इस समीकरण में एरो के बाईं तरफ, यानी कि ये अगर एरो बनी है, ठीक है, तो इस तरफ क्या बनेगा? किस तरफ बनेगा? अभिकारक बनेगा, नहीं, यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, और इस तरफ लिखा जाएगा उत्पाद। जो पदार्थ बनता है वो यहाँ लिखा जाता है। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण है वो 1615 में जीन बैगविन ने इसका निरूपण किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल बड़ा ही रोचक है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा क्यों होता है और इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो देखिए, ये कई बार ऐसे भी देखते हैं कि जैसे हम कलर करते हैं, सफ़ेदी करते हैं, तब तो कुछ भी ऐसे इफेक्ट नहीं दिखता, लेकिन उसके 2 दिन बाद में वो मकान अच्छा शाइन करने लगता है। इसका कारण क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में, देखिए कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड किससे? CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर क्या बनाता है? CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिनों के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है और इससे दीवारों पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। तो यही कारण है कि बुझे हुए चूना के विलयन का उपयोग करने पर दीवारें जो सफेदी करने पर बहुत ज़्यादा चमक देने लगती है। और ये कौन सी अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए, ये 2 प्रोडक्ट जुड़ते हैं और क्या बनता है? बनने वाले पदार्थ का नाम क्या रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया। अगला 6वां प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या हैं? उदाहरण सहित इनको हमें समझाना है। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बनी है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि इस रिडक्शन का RED लिया गया है और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लिया गया है, तो इससे क्या बना है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है? वे सब रासायनिक अभिक्रियाएं सम्मिलित है जिनमें परमाणुओं के ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदल जाती है। परमाणु की कौन सी अवस्था बदल जाती है? ऑक्सीकरण अवस्था है। और सामान्यतः रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अभिकारकों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। कभी भी ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया अकेले में नहीं होती, ये ध्यान रखना आप। मतलब अगर ऑक्सीकरण हुआ है तो अपचयन भी जरूर होगा। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है और एक ही अभिक्रिया में यदि किसी चीज़ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का क्या होगा? अपचयन होगा। इसीलिए इनका अलग अलग अध्ययन न करके एक साथ अध्ययन किया जाता है और दोनों को मिला करके हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया, REDOX। ठीक है, परिभाषा अगर शॉर्ट में कहा जाए तो वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होता है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया हम कहेंगे। ठीक है, और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ZnSO4 प्लस Cu बन रहा है। तो यहाँ जिंक है, उसका ZnSO4 जिंक सल्फेट का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, ZnSO4 का ऑक्सीकरण हो गया और CuSO4 और CuSO4 और Cu का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3 और 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? Fe2O3 और Fe का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसे आप भलीभांति समझ सकते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एक सिंपल सा जो डेफिनेशन पूछी गई है वो ये है। इसके कोई भी एक उदाहरण आप यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है,
प्लस H2 और ये बनाते हैं कॉपर और जल। तो इसमें उपचयित और अपचयित पदार्थ कौन है, कारण सहित बताना है। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल रहा है। देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो किस में बदल रहा है, कॉपर में बदल रहा है, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो इस Cu के अंदर ये जो O है वो यहाँ से अलग हो गया तो Cu रह गया। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड कॉपर में क्या हो रही है, अपचयित हो रही है। अगर किसी भी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन है वो क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो वो पदार्थ क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, उसका H2 से वो किस में जा रही है, H2O में। ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन H2 के साथ संयोग हो रहा है और H2 है वो H2O में उपचयित हो रहा है या ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन या ऑक्सीकरण। इसका जवाब आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ उपचयित पदार्थ हो गया आपका हाइड्रोजन और अपचयित पदार्थ हो गया CuO। आगे बढ़ते हैं। 8.1 का पहला प्रश्न है, नम वायु के संपर्क में रखने पर तांबे पर किस रंग की परत चढ़ती है और क्यों। आपने देखा होगा आपके घरों में तांबे के बर्तन होते हैं और कई दिनों तक वो पड़े रहते हैं तो उनके ऊपर एक परत आ जाती है, ठीक है। तो ये सामान्यतः जल से अभिक्रिया नहीं करता है तांबा, पर ये वायवीय चारक यानी कि नम वायु से धीरे धीरे संयोग कर ऑक्साइड बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा या जो भी इसका होगा। तो जिससे इस पर हल्के हरे रंग की, किस रंग की, हल्के हरे रंग की परत आ जाती है। लेकिन लोहे में जंग लगने से ये बिल्कुल भी अलग है। इसका ऑक्साइड धातु के ऊपर एक परत बनाता है जो इसके ओवर ऑक्सीकरण को रोकता है। और इसका एक एग्जाम्पल है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो हल्के हरे रंग की एक परत आ जाती है जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन को रोकती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तेलीय व वसा युक्त खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है। आपने देखा होगा आप कुरकुरे वगैरह ऐसे चिप्स वगैरह खाते हैं और उनमें एक हवा भी भरी हुई होती है, उनमें एक गैस भी होती है, ठीक है। या आपने देखे होंगे नमकीन वगैरह होती है तो उनको एयर टाइट जार में रखा जाता है। ऐसा क्यों, तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को क्या किया जाता है, वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है, ठीक है। कैसे बर्तनों में, वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। इससे उपचयन की गति धीमी हो जाती है, इनका उपचयन नहीं होता है या बहुत स्लो होता है। तो तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उनमें उपचयन न हो सके। अब जो आपने देखा होगा रेपर्स जो भी आप खाते हैं उनके अंदर हवा भरी हुई होती है। आप सोचते होंगे कि ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट का वजन बढ़ाने के लिए या इसको ज़्यादा दिखाने के लिए हवा भरते हैं। ऐसा नहीं है, इसके उपचयन को रोकने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो तेल एवं वसायुक्त पदार्थ बनने के कुछ घंटों बाद वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाने के कारण वो पदार्थ क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, अर्थात उनकी जो स्वाद वाली गंध है वो बदल जाती है और यह प्रक्रम विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहलाता है। परंतु यदि इन खाद्य पदार्थों को बनाने के तुरंत बाद अगर इन्हें वायुरोधी बर्तनों में रख दिया जाए तो उपचयन की गति है वो धीरे हो जाएगी और विकृत गंधिता की प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से भी इसलिए किया जाता है ताकि उसमें उपचयन हो और खाद्य पदार्थ सुरक्षित बने रहें, ठीक है। तो ये 8.2 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न इस होमवर्क में आया है, श्वसन और दहन में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। देखिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और वैसे कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो श्वसन और दहन दोनों ही ऑक्सीकरण के प्रकार हैं, दोनों में ही ऑक्सीडेशन होता है और दोनों में ही ऊर्जा मुक्त होती है। बड़े रूप में यह इनका एक सिमिलरिटी है, ठीक है ना। तो आप इनमें डिफरेंस जो है वो मुश्किल से कर पाओगे, ठीक है। तो इन प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, चाहे दहन ले लो चाहे क्या ले लो, श्वसन, ठीक है ना। तो दोनों में क्या होगा, ऑक्सीजन का उपयोग होता है और CO2 दोनों में ही मुक्त होती है। तो देखिए दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है, दोनों में ऑक्सीकरण होता है, दोनों में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और दोनों में CO2 मुक्त होती है। लेकिन अंतर क्या है, श्वसन है वो एक जैविक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जबकि दहन है वो फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में होता है। श्वसन में ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई चरणों में मुक्त होती है। आपने देखा होगा श्वसन प्रक्रिया में ATPs हैं वो धीरे धीरे अलग अलग चरण में बनती रहती है और दहन में संपूर्ण ऊर्जा है वो एक साथ विमोचित हो जाती है या मुक्त हो जाती है। श्वसन में विमुक्त ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है, किसके रूप में, ATP के रूप में, ठीक है। लेकिन दहन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा या प्रकाश के रूप में बदल जाती है। अगला अंतर यह है कि ATP से आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्राप्त होती है जबकि दहन की ऊर्जा तेजी से विकसित हो जाती है। और श्वसन की क्रिया में एंजाइम्स का उपयोग होता है जबकि दहन में कोई भी एंजाइम भाग नहीं लेता और ये उच्च तापमान पर संपन्न हो जाती है। तो ये मुख्यतः श्वसन और दहन में अंतर थे और मैंने कुछ सिमिलरिटीज, इसकी समानताएं थी वो भी आपको साथ साथ बता दी है। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं और इसका संतुलित समीकरण लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इसका संतुलित समीकरण यहाँ आपके सामने पहले लिख दिया है। यहाँ 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु
12 जल के अणु प्लस प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सब मिलकर के क्या करेंगे, यहाँ कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे C16H12O6। इसके साथ क्या मुक्त होगी, ऑक्सीजन और क्या होगा, जल। इनके 6 अणु हैं और कार्बोहाइड्रेट का एक अणु मुक्त होता है। ठीक है, तो सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों, जैसे पत्ती हो सकती है, ठीक है ना, इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से, देखिए यहाँ ये क्या करेंगे, सूर्य से ये प्रकाश ले लेंगे, सूर्य से ये लाइट प्रकाश ले लेंगे, ठीक है, और ज़मीन से ये क्या ले लेंगे, वाटर, ठीक है, और उस पौधे की पत्ती से क्या ले लेंगे, क्या लेंगे, क्लोरोफिल, और ज़मीन से जल, और वातावरण से CO2 भी ले लेंगे, ठीक है, क्या जाएगी, CO2, और ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है तो लास्ट में कार्बोहाइड्रेट, जल और ऑक्सीजन बनते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रक्रियाओं में, इस प्रक्रिया में ये सभी पदार्थ लेकर के जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की हरी पत्तियों की कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के संयोग से पहले साधारण कार्बोहाइड्रेट और बाद में जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ऊर्जा से भरपूर कार्बोहाइड्रेट जैसे सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज या स्टार्च आदि का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस है वो बाहर निकलती है। तो सीधे से शब्दों में अगर कहें ऊष्मा शोषी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऊष्मा का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। आप देखते हैं प्रकाश को वो ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना, और इसमें लास्ट में क्या निकलते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद बनते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और इसका संतुलित समीकरण ये हो गया है आपके सामने ऊपर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है वो 2 भागों में बंटा हुआ है। यहाँ अपने को भाषाई रूप में लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है और इसका संतुलित समीकरण हमें लिखना है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यहाँ 2 पदार्थ मिल रहे हैं आपस में, ठीक है ना, तो मिलकर के नया पदार्थ बना रहे हैं, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैग्नीशियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु बनाते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। अगला है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड अभिक्रिया करते हैं और पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बना लेते हैं। तो ये प्रक्रिया द्विविस्थापन है। यहाँ देखिए ये ब्रोमाइड है और ये आयोडाइड है, ये आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये आयोडाइड है, ये किसके लग जाएगा, पोटेशियम के, और ये ब्रोमाइड किसके लग जाएगा, बेरियम के। आप यहाँ देख सकते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड था वो पोटेशियम आयोडाइड में बदल गया, बेरियम आयोडाइड था वो बेरियम ब्रोमाइड में बदल गया है। ठीक है, तो इसके संतुलित समीकरण ये रहेगा, जो पोटेशियम ब्रोमाइड है, ठीक है, KBr, वो बेरियम आयोडाइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, ये K इस I से जुड़ जाएगा। K किससे जुड़ गया है, I से, और ये Br है वो B से जुड़ गया है। तो यहाँ Ba का 1 अणु और Br का 2 अणु है, तो यहाँ Br2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये Ba है वो 1 है, Br2 2 है। ये क्यों हुआ ऐसा, तो ये हम जब परमाणु संरचना पढ़ेंगे तो उस समय आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब हमारा अंतिम प्रश्न है वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया में अंतर क्या है और इन अभिक्रियाओं के उदाहरण भी देने हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई अभिकारक है वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पदार्थ है कौन सा, फेरस सल्फेट, ये जो फेरस सल्फेट है वो यहाँ आप देख सकते हैं फेरिक ऑक्साइड में टूट गया है, सल्फर डाइऑक्साइड में टूट गया है और सल्फाइड के आयंस में टूट गया है। ठीक है ना, अब संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के 1 या 1 से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो वहाँ वियोजन में तो होता है और टूटना, और संयोजन में अर्थ होता है जुड़ना। तो यहाँ आप इसको एक सिंपल उदाहरण से अगर समझे तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, जल। तो जल, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के जल के 2 अणु बनाते हैं। तो ये तो पदार्थ है लिक्विड, ये है गैस और ये भी क्या है, गैस। तो दोनों अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं जिसका नाम है जल। तो दोस्तों आज के इस समाधान में इतना ही। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि आप चैनल को क्या कर लेंगे, मैं लिख रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है ना। आपके एक लाइक से मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और उससे भी बड़ा काम आपको करना है शेयर। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके जितने भी फेसबुक ग्रुप है या आपकी फेसबुक पोस्ट है, वहाँ पर इन्हें आप ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। और अब हमारे जो टेलीग्राम का ग्रुप है,
उस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। इन सभी के लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या डाउन में दे रखे हैं। वीडियो को देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जितनी भी हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है आप उनको ज़रूर डाउनलोड करके देखें। इनके लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। थैंक यू।